Let's start with D and F block elements. But the D block elements, they are called as what? Transition metal. Transition metals. They are called as transition elements, transition metals, D block elements. अच्छा बताइए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? Why are they called as transition elements? Why they are called as transition elements? First reason ये है because they lie between most electropositive S block elements and electronegative P block. जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों के बीच ट्रांजिशन मतलब समथिंग इन बिटवीन है ना, आप बोलते हैं ट्रांजिशन फेज है ये, द ट्रांजिशन फेज है ना, मतलब बीच वाला फेज, राइट ना, इनिशियल ना फाइनल, दोनों के बीच के फेज को हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। ये वर्ड सुना होगा इंग्लिश में आपने। वैसे ये एस और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंट्स है, ये ना ही एस ब्लॉक के उतने अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, ना ही पी ब्लॉक की तरह उतने अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, दोनों के बीच में लाई करते हैं, इसीलिए उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एक रीजन है, अलग अलग वर्जन है इसका। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन जो है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का, जो मेन रीजन ये है, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर डी सबशेल। ये इनका ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का मेन रीजन है, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। पर एक बात गौर करिए, अगर 3D सीरीज में हम जाते हैं, 3D सीरीज मतलब कौन सा? 3D सीरीज हमको याद है कौन? स्कूटी, VCR, मैंगनीज, Pico, इको, तो स्कूटी, VCR, मैंगनीज, फीको, निको, जिंक, ये 3D सीरीज से हम जाते हैं। आप बताइए कि सभी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या? बताओ स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? हाउ मेनी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्कैंडियम? 1 D1 होता है यहाँ पे, D1, you get here D1, yes sir, you get here D2, D3, और यहाँ पे D5 होता है। D4 होना चाहिए पर D5 होता है। यहाँ पे D5, यहाँ पे D6, D7, D8, यहाँ पे D9 होना चाहिए पर D9 होता है क्या? नहीं, 10, D10 होता है, और ये भी D10, पर इसके पास एटलीस्ट इसके जो s ऑर्बिटल है प्रीवियस, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो भैया ठीक है, ये सब जो है इन सभी के पास एक ना एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है? और कॉपर बोलता है भाई मेरा डी में नहीं है, पर मैंने डी में था, मैंने उसको एस से एक ट्रांसफर कर लिया, इसको पेड कर लिया, पर एस से मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसलिए मैं भी क्वालिफाई हो जाता। ठीक है ना, ठीक है, उसने भी अपने आप को इस पर जस्टिफिकेशन दे क्वालिफाई कर लिया। पर एक बंदा है जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, कौन सा बंदा है वो? जिंक जिंक ना, सब मैंने बता दिया, दिखा दिया, और वो पूछ रहा हूँ देख के बताओ, तभी सोच रहे कौन सा है। जिंक है ना, इसका Yes, sir. 4s2, दिस इज 4s2 3d10। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसके पास नहीं है। तो क्या जिंक ट्रांजिशन मेटल कहलाने के लायक है? नहीं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे विच आर द फॉलोइंग
cannot be called a transition metal but still in the D block. D block में है पर वो transition metal उसको हम नहीं बोल सकते. वो कौन होगा? जिंक होगा या जिंक का पूरा ग्रुप को भी बोल सकते हैं आप. जिंक के ग्रुप में कौन है? जिन कनाडा में होगा. जिन कनाडा में होगा, याद है ना आपको? डी ब्लॉक लर्न किया था. हाँ. तो जिन कनाडा में होगा, दैट इज जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी. Yes. सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन मेटल नहीं कहला सकते हैं बिकॉज उनके पास क्या नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही ट्रांजिशन मेटल से खासियत है. They don't have it. And mercury को आप जानते हो, mercury is a liquid metal. It is a liquid metal, पता है ना? केला भी होगा इससे आपने. तो जनरली ही जो पूरी ग्रुप होती है ना, जो जिंक वाला ग्रुप होता है, they are very soft in nature. They are very soft, बहुत सॉफ्ट होते हैं. एंड सॉफ्टनेस के रीजन क्या पूछेगा, क्या बताएंगे आप? क्यों सॉफ्ट होते हैं? देखो सॉफ्ट होते हैं, मर्क्यूरी तो इतना सॉफ्ट कि लिक्विड ही बन गया है. वो सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड बन गया है. मर्क्यूरी इतना सॉफ्ट है ना? तो इनके सॉफ्टनेस रीजन क्या पता है क्या? लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना? अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मैं कनेक्ट करूंगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से. वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही सेंट्रल प्रॉपर्टी है यहाँ पे इस ग्रुप के लिए. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना हार्डनेस ज्यादा होगा. जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने अधिक वो जो है मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में. More number of unpaired electrons, more will be the metallic bonds between them, and more will be their hardness, more will be their melting point. And unpaired electron अगर present होगा तो अगर उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ जाएगा? If you talk about the magnetic property, so आपको याद है unpaired electron से कौन सी magnetic property आता है? पैरामैग्नेटिक. हाँ, so unpaired electrons जो है उनका पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेगा. उसका मतलब इसमें डायमैग्नेटिक कौन होगा? Who is diamagnetic? जिंक का ग्रुप, कैडमियम. जिंक वाले ग्रुप जो है ये कैसे रहेंगे? They will be diamagnetic in nature because वहां पर unpaired electron present नहीं है. So they will be diamagnetic in nature. The presence of unpaired electron will talk about also magnetic property of these elements. जितने उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उनके अंदर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट भी ज्यादा होगा. बिकॉज मोर इज अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मोर इज द अट्रैक्शन. आप याद होगा हमने सॉलिड स्टेट में एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना? पैरामैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक भी होता है. अगर थोड़े बहुत फीबली अट्रैक्शन होता है, मतलब कम अट्रैक्शन होता है मैग्नेट, उसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक. बहुत अधिक अट्रैक्शन हो रहा है क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक. हाँ. सो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए उसके सबशेल में एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम उसको बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. तो अगर उसके अंदर 4-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या बोलेंगे हम? फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इट इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक, उसका मतलब वो फेरोमैग्नेटिक कह सकते हैं उसको. तो इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक, या फिर व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एलिमेंट. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर डी ब्लॉक. तो उसमें डी ब्लॉक के जो है ना ऑप्शंस रहते हैं V3+, Sc2+, है ना? तो ये आपने शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर देखा होगा, इसे क्वेश्चंस अलग जगह देखा होगा मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह, पर वो यहाँ है क्वेश्चन बिकॉज एलिमेंट्स यहाँ के. वैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने से और एक क्या समझ में आता है? कलर. जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दे विल एग्जिबिट कलर. वो कैसे होंगे? कलरफुल होंगे.
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कलर लेस हो जाएंगे, देयर विल कलर लेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस के बारे में बताया मैंने आपको। अच्छा यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसोसिएटेड साइज के बारे में अगर हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, अलोंग द पीरियड अगर हम साइज के बारे में बात करें इन जनरल, तो यहाँ पे क्या होता है जब अलोंग पीरियड आप जाते हो, आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है क्या? यस मुझे सर। यस सर। देखिए मुझे नहीं दिख रहा ठीक। ये ब्राइटनेस कहाँ दिखता है यार? ये ब्राइटनेस अपने आप कम क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा इधर है। और कुछ भी था। मैं बात कर रहा था एटॉमिक साइज जो है, यहाँ पे जब स्टार्टिंग आप जाते हो ना, वी नो अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है इन जनरल? बढ़ता है। डिक्रीजेस, डिक्रीज होता है। कम होता है। डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। यहाँ भी जो साइज है, जो आपका एटॉमिक साइज होता है, as you move along the period size will anyhow decrease. घट रहा है, वेरी गुड। पर टुवर्ड्स द एंड जो है, जैसे आप टुवर्ड्स द एंड आते हो, वहां स्लोली जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है और ये बढ़ना शुरू होता है। कुछ ऐसा ट्रेंड होता है इसका, मतलब स्कूटी, वीसीआर, मैंगनीज से एकदम घट गया और लास्ट टुवर्ड्स एंड जब आता है ना, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ पे ट्रेंड कुछ इस प्रकार से बन जाता है उसका। उसीलिए आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा था, 11th के स्टूडेंट ने, आपने देखा ग्रुप में डाला उसने, है ना, क्वेश्चन कि सर हाँ। इसका कि व्हिच आर द फॉलोइंग है कंपैरेबल साइजेस, है ना, कंपैरेबल साइज करके। तो एक जैसे साइज किसके हैं? इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा इधर जो एलिमेंट्स है, क्योंकि ये जो एलिमेंट ट्रांजिशन फेज में है, इधर पे ये स्लोली डाउन हुआ, फिर वापस से बढ़ना शुरू होता है, तो उससे पहले कांस्टेंट होता है ऐसे और फिर बढ़ता है। तो यहाँ के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके जो साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड टुवर्ड्स द एंड ये बढ़ता भी है। तो एक और क्वेश्चन भी आता है, उसमें पूछता है इनमें से कौन सा बड़ा है साइज में, तो वहां पे ऑप्शन में जिंक, कॉपर, निकल आपको दिया रहेगा, है ना, जहाँ पे जिंक का साइज बड़ा होगा, जिंक का साइज बड़ा होगा, बिकॉज जो डाउन अलोंग द पीरियड घटता है पर टुवर्ड्स द एंड यहाँ बढ़ता है। ये एक ट्रेंड है इनका इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, ये ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान देना बस। Whereas अगर आप एफ ब्लॉक की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द एफ ब्लॉक में आप जानते हैं दो सीरीज होते हैं, तो ये होते हैं ना, कौन कौन से? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एफ ब्लॉक में जब आप अलोंग, यहाँ पे अगर साइज की बात, यहाँ भी साइज के ऊपर क्वेश्चन आता है, एटॉमिक साइज प्रॉपर्टी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है दोनों जगह पे। एफ ब्लॉक में क्या होता है पता है क्या? एक्सपेक्टेड था, बिकॉज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स। एक्सपेक्टेड था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस होगा एटॉमिक्स, वो भी जैसा डी ब्लॉक में वो वैसा ही होना चाहिए था,
पहले घटना चाहिए था, टुवर्ड्स द एंड बढ़ना चाहिए था, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था, पर ऐसा नहीं होता है। एफ ब्लॉक में जो है ना वो लगातार। अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले कि मैं ये घटता बढ़ता बहुत कुछ हम बात कर रहे हैं, ये जो अलोंग द पीरियड जो है साइज घटता ही क्यों है? पहली बात, किसके वजह से साइज घट रहा है? साइज किससे वजह से घट रहा है बताओ? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब दो लोगों की भी झगड़ा हो रहा है, टू पीपल आर फाइटिंग, एक है न्यूक्लियर चार्ज और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? तो ये हमेशा जो है जंग होता है इन दोनों के बीच में ना। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है डोमिनेट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए साइज घट रहा है। पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लड़ रहा है ना। बताओ, अलोंग द पीरियड आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। सेम शेल में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, है ना? बिकॉज क्योंकि अलोंग द पीरियड जो है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, तो आप बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट एट सेम टाइम क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ रहा है? यस बढ़ रहा है ना, बिकॉज सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होने की वजह से वो शेल में रिपल्शंस बढ़ेंगे। परंतु क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज दोनों बढ़ रहे हैं, पर न्यूक्लियर चार्ज जो है एज कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट अधिक बढ़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम, वो डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए साइज घटता जा रहा है। पर क्यों डी ब्लॉक की टुवर्ड्स द एंड में बढ़ गया, उसका मतलब ये टुवर्ड्स द एंड बढ़ा, ये ट्रेंड हमने देखा। फैक्ट के हिसाब से हम लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना? लॉजिक के हिसाब से फैक्ट नहीं बनता है। हम देख रहे हैं टुवर्ड्स एंड बढ़ रहा है, तो हम लॉजिक क्या लगाते हैं? अच्छा उसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी टक्कर दे रहा है, किसको? न्यूक्लियर चार्ज को। इसीलिए एक पॉइंट में क्या, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, दोनों ऑलमोस्ट बराबरी में आ गए, तो उनका उतना डोमिनेशन नहीं हो रहा है, साइज ऑलमोस्ट एक जैसा मेंटेन हुआ। और स्लोली क्या करा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ने न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर दिया, है ना? टुवर्ड्स द एंड इट डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स व्हाट यू सी इन द डी ब्लॉक सीरीज। फर्स्ट जंग में न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है लगातार, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कुछ नहीं कर पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आया है जहां पे ऑलमोस्ट बराबरी पे आ गए और से ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, फिर स्लोली स्क्रीनिंग इफेक्ट ने न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर दिया। ये जंग को आप देख पाना चाहिए, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब वैसा ही कुछ अपेक्षित था वो डी ब्लॉक में देखने के बाद कि यहाँ भी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट कभी ना कभी डोमिनेट करेगा एफ ब्लॉक में। 14 एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, तो 14 एलिमेंट्स लगातार है, बराबर 14 ही है ना? यस सर। बोले 14 एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो होना चाहिए था कि टुवर्ड्स एंड बढ़ना चाहिए था, स्क्रीनिंग इफेक्ट को डोमिनेट करना चाहिए था। यहाँ तो कम मौका मिला था। यहाँ कितने एलिमेंट्स थे इनके केस ऑफ दिस? कितने एलिमेंट है? 10 ही है ना? 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स में ये बीच में आके यहाँ डोमिनेट कर गया। यहाँ तो रास्ता और लंबा है ना, यहाँ तो रास्ता और लंबा है एफ ब्लॉक के अंदर, तो हम बोले कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा, सोच के हम बैठे हुए थे स्टेडियम में, देख रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट अब जीतेगा, अब जीतेगा, अब जीतेगा। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो गया आखिरी तक। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है डोमिनेट नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्टिनॉइड नहीं, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला, नाम दिया इसको? लगातार घट रहा है ना, कम होते जा रहा है। हाँ कम हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एफ ब्लॉक है। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट हर एक सबशेल के वाइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। सबसे अधिक स्क्रीनिंग कहाँ पे होता है? एस में होता है, उसके बाद पी में होता है, फिर डी, फिर एफ।
स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है सबसे अधिक दिखाता है कौन? S, फिर P, फिर D, फिर F। तो अभी आप जो है ना F सबशेल में कहाँ पे हो? बिकॉज F ब्लॉक में मतलब आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा? F होगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो। तो F सबशेल का जो स्क्रीनिंग है ना वो बहुत पुअर होता है, बहुत गरीब मतलब पुअर मतलब गरीब नहीं है, मतलब बहुत वीक होता है। F सबशेल में स्क्रीनिंग बहुत वीक होने के कारण और क्योंकि F का साइज भी बड़ा है ना, साइज बड़ा है उसलिए स्क्रीनिंग कम होता है। जितना साइज छोटा है, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन सब भरो, अधिक रिपल्शन होगा, है ना। अब साइज अगर बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस से रहने के लिए, तो भैया उतना रिपल्शन नहीं होगा, उतना रिपल्शन नहीं होगा। तो F में जो है स्क्रीनिंग बहुत पुअर होता है। बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग यहाँ पे इस स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। क्या बात समझ में आ गई सबको? व्हाट इज द रीजन ऑफ रैपिड Yes, कॉन्ट्रैक्शन? sir. पुअर स्क्रीनिंग F सबशेल। दिस इज, मैंने दोनों साथ में बता दिया आपको, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये एटॉमिक साइज वाला। ऐसे इसके बाद आप जानते हैं जो हाफ फिल्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं, फुल्ली फिल्ड वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत स्टेबल होते हैं, है ना। ये भी हमने डिस्कस किया है जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, राइट, they have extra stability as compared to other configurations. Also, what is the reason for that? Why they have extra stability? How do you explain the extra stability of filled and fully filled subshells? Two things we can say about it. एक बात है सिमेट्री। ये जो सबशेल्स है हाफ फिल फुल फिल, इनके अंदर क्या है? सिमेट्री है। और हम जानते हैं इतना सब कुछ पूरा केमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हैं, हम घूम के आ चुके हैं। वेदर वी वेंट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां भी हमने क्या, जब सिमेट्री है तो हम बोलते हैं वहां क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सिमेट्री है। व्हेन यू मेक D5, 1 2 3 4 5, ये सिमेट्रिकल। व्हाई सिमेट्रिकल? बिकॉज हर एक ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड है, हर एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, सिमेट्रिकल है। अगर आप 4 लेते हो, 3 लेते हो, है ना, 2 लेते हो, तो सभी में मतलब एक जैसा नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। फुली फिल्ड है तो भी सिमेट्रिकल है। तो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड दो कॉन्फ़िगरेशन या सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस है। बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री they gain extra stability. That is one reason. Reason number 1 is symmetry. उनका सिमेट्री उनको स्टेबिलिटी दे रहा है। बराबर है, मानते हैं आप इस बात को? हाँ. सिमेट्री स्टेबिलिटी मिलती है। What is the second reason? Second reason why they get stability is their exchange energy. हम जानते हैं अभी केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल है, लोअर इज एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। जब हमने ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया था, ब्रिज कोर्स से लेके आज तक यही बात करते आ रहे हैं, है ना, कितने जगह यही बात करते आ रहे हैं, लोअर इज एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। तो वो पहली बात, ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? एक्सचेंज करते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब कौन एक्सचेंज कर रहा है भाई? अगर मान लीजिए डी में सिर्फ यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ। अब ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों सिमिलर ऑर्बिटल्स बोल सकता हूँ क्या मैं? These two are similar orbitals. यस सर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं और उसे यहाँ शिफ्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं।
नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा ना। और बिकॉज दोनों का एनर्जी सेम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक जगह बैठना पसंद नहीं होता है, दे वांट टू कीप मूविंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ आ जाता है और ये यहाँ जाता है, फिर वापस यहाँ जाता है, ये घूमते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। ये ऑर्बिटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते रहते हैं, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स है, लेकिन इजिली एक्सचेंज, सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जाने की कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब यहाँ पे कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? ये यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, उतने एक्सचेंज पॉसिबल है। पर मान लीजिए ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3, यहाँ कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? इट कैन गो हियर, इट कैन गो हियर आल्सो, है ना। दिस फेलो कैन, आपको ये इधर आएगा तो इधर जाएगा, और क्या पॉसिबिलिटी है? इधर जा सकता है और ये इधर आ सकता है। यहाँ पे सिर्फ टोटल देयर इज ओनली वन एक्सचेंज पॉसिबल, ये इधर गया, ये इधर गया, एक ही एक्सचेंज हुआ ना, दो नहीं हुआ। और यहाँ कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? ये इधर आया और ये इधर गया, एक एक्सचेंज, ये इधर गया और ये इधर आया, दो एक्सचेंज, और ये इधर, तीन एक्सचेंज पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है मेरा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंजेस? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे तीन एक्सचेंज पॉसिबल है। और हर एक जब एक्सचेंज होता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है वहां से और ये इधर आता है, हर एक एक्सचेंज में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, होगा नहीं होगा? अभी अभिषेक जो है अपने बेंच में बैठा होगा और श्रीनाथ जो अपने बेंच में बैठा होगा। अब अभिषेक उसके बेंच में उड़ी मार रहा है, ये इसकी बेंच में उड़ी मार रहा है, ये उड़ी मारते वक्त एनर्जी रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा? Release होगा. रिलीज होगा। तो जब भी ये एक्सचेंज होगा तो उस टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और जितने अधिक एक्सचेंज होंगे उतने अधिक क्या होगा? एक्सचेंज एनर्जी होगा। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मोर विल बी एक्सचेंज एनर्जी। और जितना अधिक एक्सचेंज एनर्जी होगा, मतलब जितना अधिक एनर्जी रिलीज होगा, उतना उस सबशेल का या उस एटम का एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा नहीं घटेगा? आप रिलीज कर रहे हो ना, तो आपका एनर्जी घटेगा ना। Yes. नहीं समझा? अरे अभिषेक उड़ी मार रहा है, उड़ी मार मार के थक जाएगा क्या? एनर्जेटिक बन जाएगा और ताकत बढ़ जाएगा क्या उसका? घट जाएगा। घट जाएगा. घटेगा ना, उसका एनर्जी रिलीज हो रहा है ना सराउंडिंग में, तो उसकी एनर्जी घट गई। वैसा ही एक्सचेंज होते वक्त एनर्जी रिलीज हो गया बाहर, तो वो सिस्टम का, वो एटम का, उस ऑर्बिटल का, उस सबशेल का एनर्जी घट गया। एनर्जी घट जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ेगा. बढ़ेगा. सो उसका मतलब देखो, अगर हमें D2 और D3 एक्सचेंज पॉसिबल है, D3 में तीन, लेट्स सी D4, बताओ D4 में कितने एक्सचेंज पॉसिबल है? हाउ मेनी एक्सचेंजेस पॉसिबल हियर? फोर. देखो ये इधर आ सकता है ना, इधर आएगा तो इधर जाएगा। पॉसिबिलिटी हो गए। ये इससे एक्सचेंज करेगा ऐसे, या फिर इससे एक्सचेंज करेगा ऐसे, ये इधर, या फिर इससे एक्सचेंज करेगा ऐसे। तीन पॉसिबिलिटी हो गया। या फिर ये दोनों एक्सचेंज करेंगे आपस में, या फिर ये दोनों एक्सचेंज करेंगे आपस में, और ये फिर ये दोनों एक्सचेंज करेंगे आपस में। थोड़ा मैथ्स कितने हो गए? 6 एक्सचेंजेस पॉसिबल। 4C2 ना सर, कॉम्बिनेशन सर। मैथ्स वाले आ गए। कितने हो गए यहाँ पे? 6 हो गए। 6 एक्सचेंजेस। ज्यादा एक्सचेंज
हाँ, हाउ sir. मेनी पॉसिबल? हाँ, 1 2 3 4 है ना। फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3, फिर यहाँ शुरू करो 1 2, अब यहाँ शुरू करो 1। सिंपल है ना। दिस इज 4 इंटू दिस 4 फैक्टोरियल। हाँ, मैं भी कहा मैथ्स बात कर रहा हूँ। 4 3 2 1 फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे, इंटू करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ऐड करना है। कितना 7 10 हो गए, 10 एक्सचेंज। यस सर। तो more the number of exchanges, more is the stability, because more is exchange energy. समझ में आ रहा है आपको? तो सेकेंड रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। तो ये 2 रीजन है जी। क्यों? ये हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का भी सेम वैसे ही आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज पॉसिबल सेम वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये 2 रीजन की वजह से हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड जो है अधिक स्टेबल। अमॉन्ग द हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कौन अधिक स्टेबल है? इन दोनों में ये मोर स्टेबल। This is more stable. Same thing with F7 and F14 also. F7 and F14 also. तो D ब्लॉक में अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं, 3D सीरीज में आप जानते हो जो भी है और नीचे जो एलिमेंट्स है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन है और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन है, ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट वो सारे एलिमेंट्स हमें याद होना चाहिए ना। D तो पूरा आपको याद ही है, पर D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन। D5 कॉन्फ़िगरेशन वाले ग्रुप कौन से हैं? 2 ग्रुप है ना। एक तो क्रोमियम का by showing its exceptional electronic configuration as 4s1 3d5 और मैंगनीज with 4s2 3d5। अब उसका पूरा ग्रुप का भी ऐसा ही रहेगा, क्रोमोटन। बस क्या होगा? 5s1 4d5, 6s1 5d। वैसे ही यहाँ पे मैंगनीज के नीचे क्या आएगा? मन तक। सिमिलर वे हियर ये D5 कॉन्फ़िगरेशन वाले ग्रुप्स। D10 वाले भी 2 ग्रुप है हमारे पास। ये कॉपर का 4s1 3d10 वाला और ये 4s2 3d। कॉपर का ग्रुप कौन सा है? कौन आगे आएगा? दिस इज ग्रुप नंबर 11 which are also called as coinage metals, है ना। इनको हम coinage metals भी बोलते हैं। यहाँ पे जिन कनाडा में ठीक है, मुझे तो लग रहा है कब मंदिर खुलेगा। नहीं करता हूँ। क्या कुछ क्या बोले शायद अभी भी सुन। ठीक है ना, समझ में आया? ये D5 कॉन्फ़िगरेशन वाले, ये D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले, इनको ध्यान रखेंगे हम। नोट किया? Yes, sir. Yes. वैसे F ब्लॉक के अंदर भी हमको जो है ना, जो F7, भले ही पूरा F ब्लॉक आपको याद ना हो, पर कम से कम F7 F14 कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स याद होना ही चाहिए मिनिमम। F7 और F14 के थोड़ा इसको हम ऐसे थोड़ा, ये डी ब्लॉक तक फेमिलियर है, F थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो आप लर्न करो। फिर भी थोड़ा टेक्निक बताऊं तो इस तरह आप ये लर्न कर सकते हो, अपनी तरफ से कर सकते हो आप। मैंने ऐसे याद रखा है। मैंने बोला यूरोप का गधा। क्या बोला? यूरोप का गधा। यूरोप का गधा। ये हो गए किसके? लैंथेनॉइड सीरीज के F7 कॉन्फ़िगरेशन। ये लैंथेनॉइड के F7 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट, 2 एलिमेंट। यूरोप का गधा शादी किससे करता है? वो पता है आपको? यूरोप का गधा शादी किससे करता है?
गधी। अमेरिकन क्यूरी से। ये है अमेरिशियम। यूरोप का गधा अमेरिकन क्यूरी से शादी करता है। ठीक है, किससे? अमेरिकन क्यूरी से। ये अमेरिशियम है, उसका नाम भी ध्यान में रखो। यूरोप का गधा और अमेरिकन क्यूरी का शादी हो जाता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? सर हाँ, नहीं चाहिए तुमको ऐसा? तुमको करना शादी? यू वांट टू मैरी? हैं प्रणव? नो सर नो सर। तो आपने गधे की शादी कर दिया? यूरोप का गधा अमेरिकन क्यूरी। दिस इज एक्टिनॉइड सीरीज का। ये F7 एलिमेंट्स। वैसे F14 F14 को हम ऐसे याद रखेंगे। यात्रा में this is YB, this is, I will first write it down. What is this? This is lutetium. यात्रा में लुटेरों ने नोबल लॉरेंशियम को लूट लिया। किसको लूट लिया? नोबल लॉरेंशियम को लूट लिया। यह है नोबेलियम। यात्रा में लुटेरों ने नोबल लॉरेंशियम को लूट लिया। काम ही वही है लुटेरों का, है ना? ये है F14 एलिमेंट्स। ये लैंथेनॉइड के, ये एक्टिनॉइड। यूरोप का गधा अमेरिकन क्यूरी से शादी कर लेता है। ये सुन के नोबल लॉरेंशियम यात्रा में चला जाता है, और यात्रा में लुटेरों ने नोबल लॉरेंशियम को लूट लेते हैं। कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, कल हम आगे बात करेंगे। यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।